निफ्टी पर नज़र डालते हैं। यहाँ भी आपने ज़िक्र किया कि एक डबल टॉप जैसा बनता हुआ दिख रहा है। हालाँकि यहाँ पे अगर डबल टॉप पे अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो एक टॉप आपने लिया है 19 अगस्त का, जो टॉप था 17,800 के पास, 17,992 का, और फिर दूसरा टॉप जो अभी ताज़ा-ताज़ा बना है, यानी आपने 18,096 जो 15 सितंबर का टॉप है। शायद आपने इन दोनों टॉप को एक लगभग बराबर के स्तरों पर देख कर के डबल टॉप माना है। तो यहीं पर मैं समझना चाहूँगा, वापस ये पाठशाला इसे समझ लीजिए कि जहाँ पर निफ्टी बैंक में बिल्कुल आइडेंटिकल टॉप्स हमें दिख रहे हैं, भले ही थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 पॉइंट का अंतर है। 2 टॉप हमें साफ दिख रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे करके दिख रहे हैं। एक बार को ये भी कह सकता है कि अच्छा, पिछला जो टॉप था, यानी अगस्त वाला, उसको सितंबर में तो हमने थोड़ा-सा पार कर ही लिया, भले ही मामूली अंतर से किया, लेकिन उसके ऊपर तक गए। बाद में करेक्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन पिछला टॉप हमने क्लियर कर लिया। तो एक बार को एक तकनीकी चार्ट के पाठक के रूप दर्शक के रूप में या अध्येता के रूप में मेरे मन में सवाल आएगा कि हाँ, ये इसको हम डबल टॉप क्यों माने? पिछला तो हमने थोड़ा पार कर लिया था। कभी भी जब चार्ट एनालाइज़ करना चाहिए और ये मैं ऐसा मानता हूँ, जब भी चार्ट एनालाइज़ करना चाहिए, तो सिर्फ़ प्राइस और वॉल्यूम को ही साथ में नहीं रखना चाहिए, साथ में टाइम को फैक्टर करना चाहिए। और टाइम जितना स्पेंड होता है, उसको अपने डेटा के फ़ोरकास्टिंग में बेक इन करना चाहिए। तो मेरा जो भी मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ कि ये फ्यूचर बुलिश या फ्यूचर बेयरिश लग रहा है, तो मैं उसमें टाइम काउंट भी लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास निफ्टी में टाइम काउंट है, इसको रिलायबल डबल टॉप बात करने के लिए। अब इसी को आप निफ्टी बैंक में जाके देखेंगे, तो आपके पास 2 दिन के डिफरेंस में आप उसके टॉप को बहुत क्रेडिबल एनालिसिस के लिए डबल टॉप नहीं देंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको निफ्टी से इन्फरेंस लेके निफ्टी बैंक प्रोजेक्ट करना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निफ्टी में 10 टू 15% का करेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे डबल टॉप है। तो निफ्टी बैंक में करेक्शन नहीं होगा ऐसा तो होगा ही नहीं, बिकॉज़ 25% 30% वेट गवर्न ही करने वाला है बैंक। उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी करेक्शन होगा, बट निफ्टी बैंक का करेक्शन विल नॉट बी लेड बाय द डबल टॉप फॉर्मेशन, रादर इट विल बी लेड बाय निफ्टी का करेक्शन जो डबल टॉप में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके अगेंस्ट में निफ्टी बैंक जो कि स्टिल स्ट्रॉन्गर है निफ्टी से, वो भी करेक्ट करेगा। तो अगर निफ्टी 10 टू 15% जाएगा तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक 8 टू 12% जाए, करेक्ट करे और वहाँ से रिटर्न हो जाए। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंक का निफ्टी के अगेंस्ट अभी भी बना रहेगा, ऐसा देख के लगता है। तो कहीं एक एनालिसिस शुरू करने के लिए हमें ज़्यादा कॉन्क्रीट डेटा चाहिए। कॉन्क्रीट डेटा हमारे पास प्राइस, वॉल्यूम, टाइम तीनों के साथ निफ्टी पे है, निफ्टी बैंक पे नहीं है। निफ्टी बैंक का चार्ट बहुत ही स्कैरी है, बहुत ही शार्प प्राइस है। तो यहाँ से फॉल आप बहुत स्ट्रक्चर वाइज़ एक्यूरेट नहीं हो पाएँगे। रादर जहाँ पे ज़्यादा पेशेंस है डेटा में, वहाँ से अगर हम एनालिसिस ले लें और उसको एक्स्ट्रापोलेट करें अदर इंडिसेस में, तो मेरे हिसाब से सक्सेस रेट बेटर हो सकता है। जी, शोमेश, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में भी रिट्रेसमेंट एक खींचने की हमने कोशिश की, जो एक ताज़ा बॉटम बना था, वहाँ से लेकर के अभी जो ताज़ा टॉप है, और इसमें 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 16,300 के आसपास आ रहा है। और जैसा आपने कहा, डबल टॉप के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास कहानी क्या बनती है। तो क्या ये माना जाए कि इस समय जब हम 38.2% रिट्रेसमेंट को तोड़ चुके हैं, भले ही शुक्रवार की क्लोजिंग उसके ऊपर आई है, वापस आई है, इसी तरह से वहीं पर लगभग हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, ठीक 38.2% रिट्रेसमेंट के पास ही। तो अभी ये कितना क्रिटिकल होगा कि ये मतलब लगभग 17,000 के आसपास ये दोनों लेवल्स जो मैच कर रहे हैं, 38.2% रिट्रेसमेंट और हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इसी के आसपास कॉइलिंग होगी, मतलब इसी के थोड़ा ऊपर नीचे घूमते घूमते यहीं पर कहीं हम एक बेस बना लेंगे, या एक अनफिनिश्ड एजेंडा के रूप में अभी 16,300 की ओर, या वो 16,000 हो, 16,500 हो, अप्रॉक्सीमेटली जो भी हो, उसकी ओर बढ़ना अभी बाकी रहेगा। अभी मेरे हिसाब से ये रिकवरी इसलिए आई कि काफ़ी सारा सेलिंग आ चुका था, थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड चला गया था, और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।
अदरवाइज़ ये रिकवरी भी नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ से अभी भी वीकनेस है और इस वीकनेस को आगे अगले हफ्ते में हम देखेंगे। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी बिकॉज़ हमारे मार्केट में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है और ख़ासकर जिस तरह से क्रेडिट पॉलिसी आई हमारी जो हाँ, जैसी वहाँ पे गवर्नर साहब ने बातें कही हैं, इन सब से इंडिया में जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अभी है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा, लेकिन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस में कम गिरना भी उसी में काउंट किया जाता है। तो अभी यहाँ से राइज़ होगा भी, तो उस राइज़ को किसी भी तरह से बहुत डिसीव नहीं होना है फॉर काइंड ऑफ एक एक बार में खरीदारी करके बैठने के लिए। रादर इसको यूज़ ये कर सकते हैं, लोअर साइड जैसे ही मिलता है थोड़ा खरीदिए, ऊपर मिलता है उसको थोड़ा-सा बेच लीजिए और उसमें प्रॉफ़िट बना लीजिए। और जब 17,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे, निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे, तो फिर ये हो जाएगा कि हाँ, ट्रेंड कहीं न कहीं स्टेबलाइज़ होगा। और साथ में शिकागो विक्स को देखते रहिए, वो बड़ी तेज़ी से 40 की तरफ जा रहा है। उस सिचुएशन ठीक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 30 के ऊपर ही उसको नहीं जाना चाहिए था, वो जा चुका है और 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ख़राब सिचुएशन है और इसलिए थोड़ा उसका जर्क जो नी जर्क है, हमारे मार्केट में भी मिलेगा। हालाँकि हमारा विक्स ठीक है, 20 के आस-पास बहुत दिक्कत नहीं लगती है मुझे। लेकिन 25-26 अभी के स्ट्रक्चर में ठीक नहीं रहेगा। तो उधर में 40 इधर 25-26 ये दोनों की वैल्यूएशन करते रहेंगे साथ में, मुझे लगता है अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ी क्लैरिटी इस चीज़ पे मिल जाएगी। उसके पहले तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। रादर थोड़ा सेल ऑन राइज़ मिलेगा और जो यहाँ से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ट्रेड वाले हैं, वो अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं, इतना तो है। और ट्रेडिंग करेंगे तो लेवल्स के हिसाब से करें, कोई जी। शोमिश, एक और स्ट्रक्चर पर मेरी नज़र जा रही है, लेकिन उससे पहले निफ्टी का एक और पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक नज़र जा रही है मेरी एक गैप पर भी, और ये गैप कब बना है? ये गैप बना है 26 सितंबर को, यानी सोमवार को। सोमवार को जो गैप बना है, एक बार फिर गैप को लेकर के आप बहुत उत्साहित नहीं रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इन पर ध्यान देते हैं। तो क्या ये सोमवार का जो गैप है लगभग 17,300 ऊपर की तरफ और 17,200, तो क्या एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि एक शायद टेक्निकल बाउंस मिलेगा, तो क्या वही गैप भरने के लिए, क्या उसी गैप को पूरा करने के लिए शॉर्ट कवरिंग के नाम पे या जो भी हो, वहाँ तक जाएँगे और फिर वापस नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी? एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि निफ्टी यहाँ पे चक्कर नहीं, थोड़ा-सा घनचक्कर टाइप का काम कर चुकी है। वो ये है कि इसने जो फ्राइडे का लो बनाया है, क्लोज़ टू 100 ईएमए बनाया है जी, और ये मंडे, ट्यूसडे जाते-जाते ये जस्ट टचिंग सिचुएशन में हो जाएगा 100 ईएमए का लो। और जो फ्राइडे का टॉप बनाया है, वो ये गैप के टॉप के पास है, जो कि पहले के भी बिल्कुल। कैंडल्स हैं। तो अभी यहाँ पे आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। आपको डिसीज़न लेने के लिए 17.3 लगेगा या फिर फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे का क्लोज़ यानी 16,750, उसके पहले कोई डिसीज़न नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि शायद एक बार निफ्टी 17.3 निकलेगी और टुवर्ड्स 50 डीएम में बढ़ेगी और फिर वहाँ से फिर से एक करेक्शन लेगा। अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ अभी डिसीज़न नहीं लेते हैं। लेकिन 17.3 निकलने के बाद 200 पॉइंट का रेंज और बनता है निफ्टी का और फिर वहाँ जी, से फ्रेश करेक्शन शुरू होने का सीन बनता है, जो कि एक बार 100 ईएमए भी पियर्स करने का सीन हो सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बाहर वाले भाई साहब यूएस में क्या करते हैं। उसके बहुत वहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि अब जब वो लोग स्टेटमेंट देने लगे कि सारे वर्ल्ड को हमारी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अब मुझे बचा लो, ऐसा सिचुएशन है। तो उन सब के हिसाब से ये कह सकते हैं कि देखिए, अब जब भी कभी शेक होता है ना, ग्लोबल शेक ऑफ होता है, तो उसमें हम अनइम्पैक्टेड तो नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन अगर वो टर्ब्यूलेंस को झेल लिया जाए, तो आप अपनी एक-एक इकोनॉमिक पैरामीटर्स को उठा के देखिए। देखिए, ऐसा थोड़ी है ना कि बाजू वाला अगर एनेमिक हो गया है, तो मैं भी हो ही जाऊँगा, ऐसा तो है नहीं। अगर बाजू वाला हो गया, उसकी अपनी परेशानी है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से हम जी सकते हैं। हाँ, 2 लोगों की स्ट्रेंथ साथ में मिले तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी रिलेटिव बेसिस पे मैं जीने वाला हूँ।
तो वहाँ पे अगर आप देखिए, हाँ, आपका जीएसटी कलेक्शन 1.4748 लाख करोड़, जी। क्रेडिट ग्रोथ 3%। हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? हर जगह मैन्युफैक्चरिंग पुश हमारे हमारे यहाँ दिख रहा है। हम बहुत ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो कि रियलाइज़ कीजिए आप, पिछले 6-9 महीने से मैं 6% के क्रेडिट ग्रोथ से बात करते-करते हम 16% में आ चुके हैं। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर हम अपनी किसी भी तरह की बेवकूफ़ी नहीं करें, और मुझे उम्मीद है हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ जैसे कोविड जैसे सिचुएशन में हमने बेवकूफ़ी नहीं करी है पॉलिसी में, तो शायद यहाँ पे तो आके नहीं करेंगे, भले ही एफवाई 24 मतलब 24 में जाने के बाद इलेक्शन वाला कुछ चक्कर आ जाए तो भगवान मालिक। अदरवाइज़ अगर हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करें तो बहुत ही, अभी हमारा जो ट्री है ना, अगर इंडियन इकोनॉमी एक ट्री है, तो अभी ट्री आगे ऊँचा नहीं हो रहा है। इसका जो रूट्स है ना वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये होना ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आप 10-20 साल वाली सस्टेन्ड ग्रोथ देना देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी में 7% का ग्रोथ अगर किसी को खुश नहीं कर सकता है, जब पूरी ग्लोब रिसेशन में है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी गिफ्ट उसको खुश कर पाएगा। हाँ, इस चीज़ में बिल्कुल मान के चलिए कि सब सब कुछ हंकी-डोरी है, नहीं है। आपको इसमें चेरी पिकिंग करना है, पेशेंस रखना है, पैसा बनेगा और मार्केट में खरीद के ही पैसा बनेगा। सवाल ये है कि आपके पास पेशेंस है, आपके पास स्टॉक की पिकिंग की एबिलिटी है तो बन जाएगा। नहीं है, तो ये 2 दिन के ट्रेड, 4 दिन के ट्रेड में तो नींद ही जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।